हमारे साथ एक ऐसे शख्स बैठे हुए हैं जो झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास को 2019 में पटखनी। चलिए मैं इनसे सीधे जुड़ता हूं और झारखंड की राजनीति से लेकर के पूरे देश की राजनीति पे मैं बात करूंगा। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। जी नमस्कार। अभी आप देख रहे होंगे कि झारखंड में जो राजनीति चल रही है, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, झारखंड और देश की राजनीति दो खेमों में बँट गई है। एनडीए और इंडिया में बँट गई है। अब ये जो संस्कृति हो गई है राजनीति की, उसमें 2024 का लोकसभा चुनाव होते होते कौन एनडीए का इंडिया में जाएगा और कौन इंडिया का एनडीए में जाएगा कहा नहीं जा सकता है। तो इसे कहावत है कि हमाम में सभी नंगे हैं, तो राजनीति के हमाम में हम सभी नंगे हैं। अब जनता के सामने मजबूरी है कि दो में से किसी एक को चुनना है हमको, और दोनों ही इसका फ़ायदा उठाते हैं। जब हमारे मन में कोई परहेज नहीं है कि हम कब किसके साथ चले जाएंगे, तो जो एनडीए से चुनाव जीत जाएंगे वो भी इंडिया में चले जा सकते हैं और इंडिया से जीतेंगे वो भी आ सकते हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो गई है। अब जनता को वोट देना है तो अपने अपने क्षेत्र में जो उसको सही लगता है, ठीक लगता है, उसको वोट दे देती है। विचारधारा इसमें गौण हो गई है। एक इतना ही है कि समाज का बड़ा वर्ग ये सोचता है कि केंद्र में ऐसी सरकार बने जिससे देश को नुकसान ना हो, देश टूटे नहीं, और देश के बाहर और भीतर के जो दुश्मन हैं उन दुश्मनों पर नियंत्रण रहे। एक बड़ा वर्ग ये सोचता है इस बारे में। तो तमाम खामियों के बावजूद लगता है कि नहीं, ये राष्ट्रवादी विचार के लोग हैं, इनको हम भेजेंगे तो देश सुरक्षित रहेगा, फिर से हर चौक चौराहे पर बम नहीं फूटेंगे, फिर से अपहरण नहीं होगा, ये सारी चीज़ें नहीं होंगी। और कई लोगों के मन में ये भी कयास है कि जिस तरह से दुनिया की राजनीति दिखाई पड़ रही है, और भारत में हिंदू मुसलमान में मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, और दुनिया के स्तर पर सोचिएगा तो ये बहुसंख्यक हैं। एक सवाल लोग उठाते हैं कि जो हिंदू हैं भाग के कहाँ जाएंगे साहब। तो ऐसे कई तरह के सवाल मत्ते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन इन सवालों को हवा भी देता है। तो दोनों तरफ से एक स्थिर जमात समर्थन में है। बाकी लोग हैं जो उम्मीदवार को देकर वोट देंगे। सरकार तो किसी एक की बनेगी इसी में से। क्या लगता है आपको कि उम्मीदवार को लोग देख करके वोट देंगे या फिर केंद्र में जो चेहरा होगा उसको देखकर वोट करेंगे? नहीं, केंद्र में चेहरा पर मान लीजिए कि 75% वोट देते हैं लोग, तो उम्मीदवार पर भी रहता है कौन हमारे समाज का है, कौन हमारे जाति का है, कौन हमारे नज़दीक है। इन सारी चीज़ों को तो लोग देखते हैं उम्मीदवार को वोट देने के पहले। तो केवल इतना ही नहीं है कि केवल केंद्र के चेहरा को ही देख के देते हैं। दूसरा, हमारा देश जितना विविधताओं से भरा हुआ है, उसमें केंद्र के जो नेता, चाहे मोदी जी हैं, चाहे खड़गे हो जाएं या नीतीश कुमार हो जाएं, कोई हो जाएं, तो उन चेहरों के प्रति भी समान भाव देश में नहीं रहता है। 1974 के आंदोलन के बाद 77 में इंदिरा जी की सरकार पलट गई, मोरारजी भाई प्रधानमंत्री हो गए, तो उनका समर्थन तो केवल उत्तर भारत में था। दक्षिण भारत में तो कांग्रेस फिर से जीती थी। इसलिए इन चेहरों के प्रति देश में समान भाव नहीं है। अलग अलग इलाकों में अलग अलग चेहरे को लोग पसंद करते हैं, वहाँ चेहरे को प्रमुखता रहती है, ज़्यादा विचार में उसका हिस्सा रहता है, और उम्मीदवार का भी रहता है। तो ये अलग अलग देश के हिस्सों में इसमें विभिन्न दृष्टिकोण हैं, इसलिए इसको एक तराजू पर हम नहीं तौल सकते। तो जो आप कह रहे हैं, जिस तरह से बोले कि कांग्रेस साउथ में जीती थी 1977 में, उस तरह से ये भी अब अंदाज़ा लगाया जाए कि जो हिंदी बेल्ट है उसमें भाजपा ही जीतेगी? नहीं, ये नहीं कहा जा सकता है। देखिए, ये चुनाव कोई अंक गणित नहीं है कि लोग पिछले चुनाव में किसको कितना वोट मिला, इस बार भी उतना मिल जाएगा। कई ऐसे प्लेयर हैं जो नेपथ्य में तो नहीं कहिए, मगर किनारे खड़ा रहते हैं, और किनारे खड़ा रहते हैं, मैदान में कूदते हैं तो भी अंतर ला देते हैं। तो ये सब चीज़ें होते रहेंगी, मगर देश की एकता अखंडता के बारे में देश का नागरिक पहले विचार करता है किसी को भी वोट देने के लिए, और इस विचार में मोदी जी का नंबर अव्वल आता है।
अब हमारा समाज को जातियों में बांट करके, कमज़ोर तबका है, महिला है, अनुसूचित जाति है, कौन किसका चेहरा सामने आए। मगर आज देखेंगे तो पिछड़े और अति पिछड़े में तो मोदी जी का भी एक चेहरा है। वो तो समाज सोचेगा कि हमारा तो प्रधानमंत्री साहब पहले से बना हुआ है, तो हम क्यों इसको हटाने जाएं। तो कई तरह के विचार आकर जो प्रतिक्रिया होती है, उससे हम सभी चुनाव जीतते हैं और हारते हैं। मगर मेरा मानना है कि देश की एकता अखंडता को बरकरार रहने वाला उम्मीदवार होना चाहिए, भले ही उसमें एक दर्जन खामियां भी हों। आप कह रहे हैं ऐसे दोनों जो एनडीए है और इंडिया है दमखम दिखा रही है। एनडीए 38 पार्टियों को बुलाई बैठक में, उसी दिन 26 पार्टियों को बैठक में इंडिया बुलाती है। अब यहाँ पर यह भी विवाद हो रहा है कि एक दो जगह मैं पढ़ा हूँ कि इंडिया नाम नहीं रखना चाहिए था। देखिए, इंडिया तो एब्रिविएशन हो जाता है ना, जो रखा उसका पहला अक्षर जोड़ के इंडिया बन गया। कोई इंडिया नाम तो रखा नहीं है, और कोई इंडिया नाम रखे ही तो ये इंडिया को तय करना है कि इस इंडिया के साथ रहेंगे कि हम ओरिजिनल इंडिया के साथ रहेंगे, या इंडिया को इस के साथ नहीं साटना चाहिए। इस पर कोई विवाद नहीं खड़ा करना चाहिए। इंडिया तो हम सभी अपने अपने अकाउंट में, अपने अपने दस्तावेज में रख कर चलते हैं। तय कर लीजिए, संविधान में बदलाव कर देंगे। इंडिया दैट इज़ भारत नहीं करके हम भारत कर देंगे, वहाँ पर ये बात भी नहीं उठती है। इसलिए ये इस रखने से कोई बहुत बड़ा लाभ इंडिया मिल जाएगा, इंडिया वर्सेस मोदी हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंडिया वर्सेस भारत भी लोग कहते हैं। इंडिया तो समृद्ध वर्ग का प्रतीक है इस देश में, भारत गांव और गरीब गुरबा का प्रतीक है। तो जो प्रचार करने वाले हैं सारी बातों को रखेंगे, लोग विचार करेंगे इस पर। इसलिए मुझे लगता है कि इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए कि उन्होंने इंडिया रख लिया। एक चीज़ है कि जैसे एनडीए में तो ये पता है कि सीटों का बंटवारा बड़ी आसानी से हो जाएगा। इंडिया में कैसे सीटों का बंटवारा होगा? बहुत सारी ऐसी पार्टियां हैं कि एक दूसरे के खिलाफ उसी राज्य में है। जैसे पश्चिम बंगाल की हम लोग बात करें तो पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वाम दल या फिर टीएमसी एक दूसरे के विरोध चुनाव लड़ती है। अब बिहार में जाइएगा तो वही स्थिति है, उत्तर प्रदेश में जाइएगा तो वही स्थिति है। ये जो तीन राज्य सबकी निगाह इसी पे टिकी हुई है, कैसे लोग सीटों का बंटवारा करेंगे? मुझे लगता है कि जहाँ जैसा वहाँ वैसा की नीति पर करेंगे। ममता बनर्जी मजबूत हैं तो समान रूप से कुछ सीट 2-4 अनुग्रह पर, अनुकंपा पर कांग्रेस को दे देंगी। सीपीएम भी इसमें शामिल है। क्या होगा? तो वहाँ तो मुकम्मल गठबंधन नहीं हो सकता है। बिहार में भी मुकम्मल गठबंधन नहीं होगा। बिहार में भी विधानसभा के लिए लोग लालू जी और नीतीश जी को वोट दे देंगे, मगर लोकसभा के लिए भी उनके कहे उम्मीदवार को वोट दे देंगे। ये संभव नहीं है क्योंकि सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय सरकार में इनकी वक़्त कितनी रहेगी और जीत जाने के बाद कौन किसकी बात कितना मानेगा, और बहुत हट करेंगे तो फिर सरकार गिराने की ही नौबत आ जाएगी। तो जनता जब विचार करती है तो ये बात सामने आती है कि हमको एक व्यापक दृष्टिकोण राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए रख कर करना चाहिए। देश रहेगा तभी राजनीति है, और देश रहेगा तभी विधानसभा है, चुनाव है। देश में अगर अराजकता हो जाएगी तो पूरा देश ही मणिपुर बन जाएगा। झारखंड में क्या हो सकता है? देखिए, झारखंड का समीकरण बहुत क्लिष्ट नहीं है। झारखंड में भी सबके अपने दाव हैं, और मुझे लगता है कि झारखंड के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को नुकसान होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी सोचते हैं कि हमको बहुत अधिक सीटें मिल जाएंगी। सीटें 2-4 मिल सकती हैं उनको। यहाँ तो उंगलियों पर गिनने वाले समीकरण हैं सीटों के बारे में। और समाज के विभिन्न तबकों में जो प्रतिक्रियाएं अभी चल रही हैं, वे उस समय क्या असर डालेंगी, या आज जो हमारे नेता हैं उन नेताओं की बातों को ही कितना तवज्जो उनका समर्थक वर्ग लोकसभा चुनाव के समय देगा, ये अभी नहीं कहा जा सकता है। इसलिए यहाँ के चुनाव में ये दोनों धड़े लड़ेंगे। नतीजे के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। और मुझे लगता है कि हम लोग राजनीति में जो प्रमुख रूप से हमारी आबादी है सामाजिक स्तर पर, हम उन्हीं का विचार करते हैं। मगर प्रमुख लोगों को जोड़ दीजिए तो बहुत बड़ी आबादी ऐसी भी है जिसको कोई ताकत नहीं है। जैसे मुसलमानों में पसमानदा हैं, पिछड़ों में अति पिछड़े हैं, आदिवासियों में भी और अत्यंत कमज़ोर आदिवासी हैं। तो ये सारी चीज़ें आती हैं और इनका वोट कहीं न कहीं जो इनके द्वारा तय किया हुआ एजेंडा है उससे अलग भी जाता है। तो आप पूरा विश्लेषण समाज का करेंगे तो समाज इन्हीं दो धाराओं में नहीं बहेगा।
बल्कि वह अपने व्यक्तिगत रुझान को भी इसमें महत्व देगा और वह कहाँ जाता है इस पर ही जीत हार निर्भर करेगी। इंडिया और एनडीए अगर दोनों तरफ से आपको ऑफर आता है तो आप किस तरफ जाइएगा? नहीं, देखिए, मुझे दोनों तरफ से ऑफ़र आ सकता है, मैं नहीं कहता कि नहीं आ सकता है। दूसरा, लोकसभा चुनाव में मेरी अहमियत कितनी है इसको देखकर ही कोई ऑफ़र देगा। अगर मैं किसी के साथ नहीं गया तो मैं उसका क्या बिगाड़ लूँगा और जिसके साथ गया उसका क्या बना दूँगा, ये वो तय करेंगे तभी ना मेरे पास कोई आएगा। मैं तो साफ बात करता हूँ, मैं तो तीसरी धारा के अनुसार लोगों के सामने संविधान के प्रावधानों को सही तरफ से रखना चाहता हूँ, उस पर विचार होना चाहिए कह रहा हूँ। संभव है दोनों में से कोई नहीं मुझे पूछे, नहीं बुलाए, और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि कोई मुझे बुलाएगा। मैं ऐसा, मेरी राजनीतिक महत्वाकांक्षा कभी नहीं रही है और मैं 2019 में मानता हूँ कि भाजपा ने उन्हें निपटा दिया था। जनता ने 5 साल का मुझे बोनस दिया है, तो इस बोनस से मैं संतुष्ट हूँ। कोई राजनीति मेरा ओढ़ना बिछौना नहीं है कि हर एक शर्त को स्वीकार करके मैं इंडिया या एनडीए में से कहीं रहूं। जो उस समय परिस्थिति आएगी मैं अपने मन मिजाज से तय करूंगा हमको क्या करना है। ये भी खबरें चल रही है कि आप बीजेपी में जाने वाले हैं। अब मुझे कहीं से ये पता नहीं है, ये 1 साल से ये खबर चल रही है और इस खबर के कारण ही बहुत लोग सोचते हैं कि ये चले ही जाएंगे बीजेपी में, तो हम इनके साथ की लड़ाई में इनके साथ क्यों आगे बढ़ें, साहब भाजपा में ही जाना है इनको। तो कहीं से कोई ऐसा है नहीं, कोई गंभीर प्रस्ताव लेकर आए तब बात बनेगी क्या हो सकता है। राजनीति में तो गठबंधन भी होते हैं, एनडीए के तो 38 दलों में 28 दल ऐसे हैं जिनके पास कोई सांसद ही नहीं है साहब, जिनका देश के किसी एक कोने में कोई अस्तित्व है। बिहार में ही चिराग भी हैं और उनके चचा भी हैं, दोनों ही हैं। तो इस तरह की गिनती करने वाले गंभीरता से जब चीज़ों पर विचार करते हैं तो उनको लगेगा कि मैं किसी एक लोकसभा में उनका खेल बिगाड़ सकता हूँ, तो ज़रूर दोनों में से कोई मुझे पूछेगा। मगर अब ये मेरे ऊपर निर्भर करता है कि मैं क्यों किसी का नुकसान करने जाऊँ साहब। मैं तटस्थ हूँ, तटस्थ रहूँगा कि मेरी महत्वाकांक्षा लोकसभा विधानसभा में पहुँचने की अवशेष नहीं बची है, मगर मैं राजनीति में जो समझता हूँ उचित तरीके से वो काम करता हूँ। भ्रष्टाचार का विरोध करना, प्रदूषण का विरोध करना, ये तो मेरा एजेंडा हमेशा ही चलते रहता है। मैं किसी पद पर न रहूं राजनीति में तब भी ये चलता रहेगा, ये सामान्य जन से जुड़ा हुआ बात है। तो एक कहावत है ना कि हजारों गम हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवाय, तो राजनीति के सिवाय भी बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जहां आदमी काम करके अपने आप को संतुष्ट रख सकता है। ऐसा नहीं है, ऐसा कैसे होगा। ये बीजेपी के लोग इतना ज़मीनी हकीकत से दूर हो जाएंगे ये नहीं माना जा सकता है। उनको अपने लिए सरकार बनानी है तो एक एक कल पुर्जा ठोक ठठाक के तब वो किसी को कहेंगे। ऐसी बातें कहीं निकल जाती हैं, कोई जिम्मेदार व्यक्ति कह देता होगा तो प्रेस मीडिया उस पर भरोसा करके उसको छाप देता है और चर्चा भी इस पर हो जाती है। मगर मुझे नहीं लगता है कि चतरा से कोई मुझे उम्मीदवार बनाने की बात कोई भाजपा सोचेगी। एक आखिरी सवाल, ये विपक्ष के तरफ से कहा जा रहा है कि जब यूक्रेन और रूस का जंग मोदी के कहने से रुक सकता है तो मणिपुर का दंगा क्यों नहीं रोक पाए? नहीं, विपक्ष का ये तर्क वाजिब तर्क है और कोई यूक्रेन और रूस का युद्ध मोदी जी कहने से रुक नहीं गया है। मोदी जी ने दोनों को युद्ध रोकने की सलाह दी है। मोदी जी ने बहुत दिनों के बाद अपना मौन तोड़ा है। मुझे तो लगता है कि मोदी जी को इसके बारे में और मुखर होना चाहिए और उनको मणिपुर की यात्रा करनी चाहिए। दोनों समाजों में भरोसा जताना चाहिए, क्योंकि जो मणिपुर में हो रहा है वह प्रकृति के विपरीत है कि एक मानव को लेकर अपने जात समुदाय के लिए उसका जानी दुश्मन बन जाए और वहाँ का प्रशासन भी इसी आधार पर पूरा विभाजित हो जाए, तो ये ठीक नहीं है। मोदी जी को हमारे गृहमंत्री 3 दिन जाकर रहे थे वहाँ। मोदी जी ने अभी अपना मौन तोड़ा है। मेरी तो सलाह होगी कि मोदी जी को एक बार खुद वहाँ जाना चाहिए और आजमाना चाहिए और वहाँ की स्थिति को हर कीमत पर ठीक करना चाहिए, चाहे उसके लिए जो करना पड़े। वहाँ जो अभी वर्तमान परिस्थिति है उसको ठीक करना देश के हित में, मानवता के हित में।
क्या मुख्यमंत्री को हटा देना चाहिए? अगर लगता है कि वहाँ की स्थिति को सुधारने के लिए ये है तो उसको हटा देना चाहिए। ये निर्णय तो भारत की सरकार लेगी, भारतीय जनता पार्टी लेगी। और मैं बिना जिम्मेदारी के अगर कोई सलाह ऐसी दे दूँ तो इसको भी मेरा पागलपन ही कहा जाएगा, अति उत्साह कहा जाएगा, अति महत्वाकांक्षा कही जाएगी। इसलिए मुझे उचित जितना लगता है, मुझे ज़रूर लगता है कि प्रधानमंत्री को एक बार जाकर चीज़ों को ठीक करना चाहिए। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खड़ा होंगे तो वहाँ समाधान हो जाएगा समस्या का। मणिपुर की जो घटना घटी है उससे ज़्यादा आक्रोशित झारखंड के आदिवासी हैं। मणिपुर की घटना को लेकर आदिवासी इसलिए आक्रोशित होंगे कि वहाँ एक आदिवासी और गैर आदिवासी समूह में झंझट है, और वह गैर आदिवासी समूह भी आदिवासी की श्रेणी में शामिल होना चाहता है, और इसके लिए वहाँ के न्यायालय ने एक फ़ैसला भी दिया है। तो यहाँ के लोग अगर सरकार या पार्टी कोई केवल आदिवासी के पक्ष में खड़ा होती है तो उसको संपूर्णता से सोचना चाहिए कि अगर आप ऐसा कोई काम करेंगे तो हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, तो समाज में इसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। मुझे लगता है कि पूरे देश को और सभी राजनीतिक दलों को प्रधानमंत्री में भरोसा करके उनसे आग्रह करना चाहिए कि आप हर हालत में मणिपुर को शांत करिए। ये देश की बात है, राजनीति की बात नहीं है, और इसको कोई आलोचना प्रत्यालोचना का, प्रश्न प्रतिप्रश्न का, उत्तर प्रत्युत्तर का विषय नहीं बनाना चाहिए। ऐसे मुद्दों पर देश एक साथ नहीं खड़ा होगा तो और कौन से मुद्दे हैं खड़ा होगा। जब कभी पड़ोसी से लड़ाई होती है तो देश तो एक साथ खड़ा हो जाता है। तो यह भी वैसी ही स्थिति है, उससे कम भयानक स्थिति नहीं है। देश को खड़ा होना चाहिए और प्रधानमंत्री का समर्थन करना चाहिए इस मामले में। उनको प्रेरित करना चाहिए कि वो मणिपुर जाएं और वहाँ के सिचुएशन को सही करने के लिए, शांत करने के लिए जो कदम उठाना है वो उठाएं। फिर मोदी जी की आलोचना इसके लिए नहीं होनी चाहिए। लोग कहते हैं कि न्यायालय पर हमें भरोसा है, उसके बावजूद भी लोग न्यायालय की बात क्यों नहीं मानते हैं? अगर न्यायालय की बात नहीं मानते हैं, देखिए न्यायालय के निर्णय पर भरोसा होता तो लोग अपील में कहाँ जाते। समझदारी होती कि हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया तो उस पर सरकार की प्रतिक्रिया का इंतज़ार करना चाहिए था और उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था। अगर ये स्थिति होती तो हम मानते कि भारत में संविधान का राज चल रहा है, मगर ऐसा नहीं करके अगर कोई सीमावर्ती प्रदेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि हम कोर्ट के जजमेंट को नहीं मानेंगे, न्याय को नहीं मानेंगे, तो ज़रूर कोई ना कोई ऐसी बाहरी शक्ति है जो भूमिका मणिपुर में अदा कर रही है। अगर ऐसा है तो यह भी सामने आना चाहिए। मणिपुर के बारे में भारत सरकार को एक श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और जारी करके प्रधानमंत्री को पूरा पक्ष विपक्ष अधिकृत करे कि आपको जो उपाय करना हो करिए, मणिपुर को शांत करिए। ये उनको अधिकार देना चाहिए, इसको राजनीति का विषय नहीं बनाना चाहिए।